Hello students, myself Pankaj Sarma from Praxis Vidyapeeth, Rudholi Basti. This lecture is for the class 9th and both the 10th. दोनों क्लास में ये लेसन है. इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सोशलिज्म इन यूरोप और वहाँ पे हमने दो तीन चीज़ें बहुत पर्टिकुलरली जाना था कि यूरोप में जो सोसाइटी बटी वो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव, जिसमें लिबरल्स और रेडिकल्स सेम प्रोसेस को लेकर के चल रहे थे, क्योंकि कंजर्वेटिव पुरानी मान्यताओं को मान्यता दे रहे थे. अब उसी के परिप्रेक्ष्य में टुडे वी हैव स्टडी अबाउट रशियन रेवोल्यूशन. व्हाट इज द रशियन रेवोल्यूशन and what is the condition of Russia? In Russia there are in October 1917 there is a revolution called Russian Revolution, and 1917 there is also a very important incident, monarchy fall, राजशाही सत्ता वहाँ खत्म हुई. तो अक्टूबर का जो इवेंट है रसिया में 1917 में, उसी को रशियन रेवोल्यूशन हम देते हैं. तो इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि रशियन एम्पायर कैसा था उसके पहले, क्योंकि मोनार्की वहाँ फॉल होती है, राजसत्ता समाप्त होती है. तो वहाँ पे मोनार्की कैसे थी, वहाँ का एम्पायर कैसे था. इन 1914 जार, रूस में जो राजा होता था उसे जार बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जार. TSAR, जार. इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, TSAR, जार. ये वहाँ का किंग कहलाता है. किंग को वहाँ पे जार बोलते हैं. तो 1914 में जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रसिया. रसिया के ऊपर निकोलस सेकेंड का शासन था and its empire. Beside the territory around Moscow, Russian Empire included current day Finland. मॉस्को का क्षेत्र तो था ही, वर्तमान का फिनलैंड, लतीविया, लुथियानिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड एंड यूक्रेन और बेलारूस, इतना पूरा पार्ट ये रूस का था जिसके ऊपर जार सेकंड का शासन था, निकोलस सेकंड का. एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान. इसके साथ साथ जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया भी था. द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. जो मेजॉरिटी रिलीजन था वहाँ पे वो रूढ़िवादी क्रिश्चियन लोग थे. कुछ हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. वो ग्रीक रूढ़िवादी चर्च से रिलेटेड थे. बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक. लेकिन उस एम्पायर में कैथोलिक ईसाई भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी थे. तो ये रशियन एम्पायर था, इतना बड़ा साम्राज्य था जिसके ऊपर जार जो था निकोलस सेकंड, उसका शासन था. अब देखते हैं कि व्हाट आर द इंसिडेंट. इंसिडेंट क्यों घटित होता, पहले इसके पीछे जाते हैं. तो पहले वहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी क्या थी, जो दूसरा पॉइंट हमने, द रशियन एम्पायर भी आपने देखा कि रशियन एम्पायर में फिनलैंड, लतीविया, लुथियानिया, एस्टोनिया, पोलैंड, ये सारे छोटे छोटे जो स्टेट थी वो सब रशिया के अंतर्गत थे. अब देखते हैं इकोनॉमी और सोसाइटी क्या थी उसमें समाज की रेवोल्यूशन के पहले. एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपल वेयर एग्रीकल्चरिस्ट. रसिया की 90% जनता एग्रेरियन थी. एग्रेरियन मीनी एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहने वाली, पूरी तरह से किसान. अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर. 85% जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी. दिस प्रपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज. और यूरोपियन कंट्रीज में ये जो फिगर है ये और ऊंचा था.
फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द proportions was between 40% and the 50%, जबकि जर्मनी और फ्रांस में, जर्मनी में 40% किसान थे और फ्रांस में 50%. इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रसिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. और उसमें रसिया ग्रेन, अनाज का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था. इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, लेकिन इंडस्ट्री के नाम पे रसिया में कुछ नहीं था, कुछ लोगों के पास कोई इंडस्ट्री थी. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया वेयर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, दो ही शहर उनके जो मेन थे इंडस्ट्री के, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, यहीं पे इंडस्ट्री थी और कहीं इंडस्ट्री नहीं थी. क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप. Many factories were set up in 1890 और मोस्ट ऑफ जो फैक्ट्रीज थे इन शहरों में वो 1890 में सेट किए गए थे. When Russia railway network was extended, the foreign investment in industry increased. 1890 में रसिया रेलवे को एक्सटेंड किया गया तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशों से इन्वेस्टमेंट रसिया में शुरू हुआ. कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील अप टू क्वाड्रप्ट. कोल प्रोडक्शन बढ़ा, इसके साथ साथ आयरन और स्टील उद्योग भी आगे आए, थोड़ा सा उनमें इंक्रीजमेंट हुआ. बाय द 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वेयर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर. 1900 तक आते आते जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो क्राफ्ट्समैन थे, स्किल लेवल दोनों में लगभग बराबरी का हिस्सा था. मोस्ट इंडस्ट्रीज वाज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं थी. गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेज एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ द वर्क. गवर्नमेंट केवल उसको सुपरविजन करती थी और वर्कर्स तथा फैक्ट्री मालिक के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम करती थी. लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे could not prevent rules being broken. किंग के द्वारा बनाए गए रूल्स को फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स टूटने से रोक नहीं पाए. इन क्राफ्ट्स यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्कर्स डे वाज समटाइम्स 15 आवर्स. 15 घंटे वर्कर्स का काम होता था, कंपेयर्ड विद 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज. छोटी फैक्ट्रियों में 15 से 16 घंटे लोग काम करते थे, बड़ी फैक्ट्रियों में 10 से 12 घंटे. एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेटरीज, और उनके जो एकोमोडेशन थे वो बड़े ही पुअर कंडीशन के थे, मतलब उनके सुविधा का कोई विशेष प्रबंध नहीं था. वर्कर्स वेर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, वर्कर्स भी सोशल ग्रुप में डिवाइड थे. सम हैड स्ट्रांग लिंक्स विद द विलेज फ्रॉम विच दे कम, अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली. कुछ लोग तो गांव से आते जाते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो परमानेंट सिटी में सेटल्ड हो चुके थे. वर्कर्स वेर डिवाइडेड बाय स्किल, उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें बांटा जाता था. मेटल वर्कर ऑफ एसटी पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड द मेटल वर्कर्स कंसीडर्ड देमसेल्व्स अरिस्टोक्रेट एमंग द अदर वर्कर. जो मेटल वर्कर थे, धातु का काम करने वाले जो लोग थे, वो अपने आप को अच्छा मानते थे या उन्हें समाज में अच्छा माना जाता था अन्य वर्कर्स के अपेक्षा. देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, उनके ऑक्यूपेशन में बहुत अधिक ट्रेनिंग की और योग्यता की जरूरत थी. वुमेन मेड अप 30% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914. 1914 में औरतों का हिस्सा लगभग 31% था. बट दे वर पेड लेस देन मेन, लेकिन आदमियों के अपेक्षा उन्हें पेमेंट कम मिलता था, लगभग हाफ या 2/3 मिलता था आदमी के बेस का. डिवीजन एमंग वर्कर्स शूड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर टू, और इन वर्कर्स का ड्रेस, उनके तौर तरीके भी अलग होते थे. सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वेरी फ्यू. कुछ वर्कर्स ने अपने एक एसोसिएशन बना रखे थे अपने लोगों की सहायता के लिए, लेकिन ऐसे बहुत कम एसोसिएशन थे. Despite division, workers did unite to strike work.
डिवीज़न के बावजूद वर्कर्स काम के विरुद्ध या अपने विरुद्ध जो शोषण हो रहा था उसके विरोध में कभी नहीं उतर सकते थे, स्ट्राइक नहीं कर सकते थे. When they disagreed with employers about this measles or work condition, these strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897. लेकिन फिर भी कुछ डिवीज़न वर्कर्स के 1896 से लेकर के 1897 के बीच में छोटे मोटे स्ट्राइक वर्क हुए, काम को रोका गया. एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902, और मेटल इंडस्ट्री में भी स्ट्राइक हुए 1902 में. इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड. देहात क्षेत्र में किसान अपने खेतों को जोतते थे. बट द नोवेल्टी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज. लेकिन जो समाज के नोबलमैन थे, जो चर्च था और राजा, इनके पास बहुत अधिक प्रॉपर्टी थी कॉमन मैन की अपेक्षा. लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वेयर डिवाइडेड. वर्कर्स के तरह पीजेंट्स भी डिवाइड थे समाज में. दे वेर ऑल्सो डीपली रिलीजियस. और एक चीज़ और था, वो बहुत डीपली रिलीजियस व्यक्ति थे. बट एक्सेप्ट इन ए फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबेलिटी. लेकिन कुछ केसेस को छोड़ करके किसानों का कोई भी सम्मान नोबल पर्सन अरिस्टोक्रेट फैमिली के माइंड में नहीं था, चर्च के माइंड में नहीं था, राजा के माइंड में नहीं था. नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार. जो नोबल मैन थे उनके पास पावर थी, पोजीशन थी. क्यों? क्योंकि वो जार की सर्विस में थे, सेवा में थे. नॉट थ्रू द लोकल पॉपुलरिटी. लोकल पॉपुलरिटी से उनको कोई लेना देना नहीं था. दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, बट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट्स रेस्पेक्ट नोबल्स एंड फाट फॉर देम. जैसे फ्रांस में था कि नोबल्स के अंडर में पीजेंट्स हमेशा रहता था, वो मेहनत करता था, लेकिन उसका पूरा लाभ नोबल व्यक्ति ले लेता था. इन रसिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम. रसिया में क्या था? रसिया में किसान चाहता था कि जो नोबल मैन के पास लैंड है वो लैंड हमें मिल जाए. फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट. और उन्होंने क्या किया, जो कुछ जमीन उनके पास थी उसका उन्हें रेंट देना पड़ता था. किसानों ने रेंट देना मना कर दिया. एंड इवन मर्डर लैंडलॉर्ड. और यहाँ तक कि उन्होंने लैंडलॉर्ड के अपने मर्डर करना शुरू कर दिया. इन 1902 दिस अकर्ड इन लार्ज स्केल इन साउथ रसिया. और साउथ रसिया में ये घटना बहुत ज़्यादा घटित हुई. एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ओवर रसिया. और 1905 तक आते आते रसिया में ये घटना बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती चली गई. अर्थात अपने लैंडलॉर्ड की हत्या किसानों के द्वारा होना शुरू हो गई. रशियन पीजेंट्स वेर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे. दे पूल्ड देयर लैंड टूगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज. और उन लोगों ने क्या किया, उनकी जो ज़मीन थी वो इंडिविजुअल फैमिली के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड कर लिया. जो भी लैंडलॉर्ड्स को मार करके ज़मीन उन्होंने हथियाया, पूरे के पूरे गांव में उसे डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ फैमिली. अब यहाँ पे सोशलिज्म, तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, सोशलिज्म इन रसिया. अभी पूरे यूरोप में हम पढ़ रहे थे, अब रसिया का सोशलिज्म कैसा था इसको देखते हैं. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर लीगल इन रसिया बिफोर 1940. 1914 के पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी रसिया में वो सब लीगल थी. द रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी एक पार्टी थी. रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाई सोशलिस्ट. सोशलिस्टों के द्वारा 1898 में एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1898 में. 1898
हु रिस्पेक्ट्स मार्क्स आइडियाज। और ये लोग किसके आइडियाज को मानते थे? कार्ल मार्क्स, जिसे हम कम्युनिस्ट बोलते हैं। कार्ल मार्क्स और लेनिन ये दो थे उस समय के, कार्ल मार्क्स एंड लेनिन, ये दो विचारक थे। तो मार्क्स के आइडियाज और लेनिन के आइडियाज को लोग मानते थे। However, because of government policing, it had to operate as a illegal organization. लेकिन जो जार था, जो राजा था, उसने उसे इलीगल ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। It set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. ये पार्टी क्या करती थी? ये न्यूज़पेपर अपना निकालती थी लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए। इसके वर्कर्स जो थे मोबिलाइज थे, चारों तरफ घूम सकते थे, जा सकते थे, और इनकी जो स्ट्राइक थी बड़ी ऑर्गेनाइज थी, अर्थात सुव्यवस्थित थी। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडेड लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। कुछ रशियन पीजेंट सोचते थे कि जो लैंड की डिवाइडिंग है, लैंड का जो बंटवारा है, उस समय के लिए उन्हें प्राकृतिक रूप से सोशलिस्ट बना देगा। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। इसीलिए इस रेवोल्यूशन में मेनली मुख्य शक्ति कौन थे? पीजेंट थे, किसान थे, वर्कर्स कम थे। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। और इस प्रकार रसिया अदर देशों की अपेक्षा ज़्यादा सोशल बन गया, क्योंकि पहले ये बताया है कि अपने लैंडलॉर्ड से ज़मीन को हथिया करके पूरा का पूरा गांव या पूरा का पूरा समाज परिवार के अकॉर्डिंग ज़मीन को बांट लेता था। तो इस तरह से ये सोशलिज्म यहाँ पे ज़्यादा हुआ, और चूंकि किसान इस रेवोल्यूशन में शामिल थे, इसलिए इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा। सोशलिस्ट वेयर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। देहात क्षेत्र में सोशलिस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 19। एक दूसरी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी कब फॉर्म हुआ? 1900 में। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स। और ये पार्टी स्पेशली किसके लिए थी? पीजेंट्स यानी फार्मर्स के लिए। ये फार्मर्स के अधिकारों के लिए स्ट्रगल कर रही है। डिमांड द लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। और इनका मेन इशू क्या था कि जो नोबल्स के पास जमीन थी, वो जमीन पीजेंट्स में बंटना चाहिए। इस चीज को लेकर के ये स्ट्राइक कर रहे थे, लड़ रहे थे।